नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। एक तो बात होगी टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बराइक गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने तीनों को कोलकाता में सदस्यता दिलाई है। दूसरी बात होगी पार्टी फंड से कैसे लग्जरी जेट और हेलीकॉप्टर खरीद कर चूना लगाया जा रहा था। ईडी ने अब इसे पकड़ लिया है। और तीसरा मुद्दा है जिस केस के लिए ममता बनर्जी ने रैली निकाली और उस रैली में लात घूसे चले, उस केस में अब सीआईडी की एंट्री हो गई है। तो इन सबको समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से उदयभानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनविंदर जी, नमस्कार आपका सारे दर्शकों को भी। उदय सर, ईडी ने टीएमसी के 440 करोड़ रुपए के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। ये एक्शन बड़े हेरफेर की ओर इशारा करता है, कैसे देखते हैं? मैडम, इसका कैसे केस ईडी ने लिया? टीएमसी का कोई विधायक ने एक साइबर क्राइम डिवीजन को एक कंप्लेन लॉन्च किए थे, जो टीएमसी के जो फंड है उससे कुछ गड़बड़ वाला लेन देन हुई है। तो साइबर क्राइम जब इस पे पूरा संज्ञान लिए और बैंक स्टेटमेंट वगैरह दिए, तो उस टाइम में ईडी भी इस पे पता चला जो कुछ पैसा का मनी लॉन्ड्रिंग का केस, मतलब जहां लॉन्ड्रिंग होती है वहां पे ईडी सीधी वो। और आजकल तो वेस्ट बंगाल में कोई पाबंदी नहीं है सरकार की तरफ से, किसी भी टाइम सीबीआई को अगर लगता है इसमें सीबीआई जांच को खुद शुरू कर देती है। पहले सरकार में और कुछ हिसाब किताब था। सिमिलरली ईडी को अगर लगता है जिस केस में बहुत सारा पैसा की धांधली हुई है या लेन देन की धांधली है, उसमें ईडी अपने आप ईसीआईआर लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन करता है। अब कल परसों आपको पता है जो 4 जगह पे रेड हुई थी ईडी की, तो पहली बार सामने आया जो वो ट्रैवल एजेंट जो इतने साल से अभिषेक बनर्जी का टिकट वगैरह ये सब वगैरह वगैरह इन लोगों का पूरा, सिर्फ अभिषेक बनर्जी नहीं, अभिषेक बनर्जी उनके पूरा परिवार, ममता बनर्जी जितने बार बाहर गए उनको चाहते और पसंदीदा जितना जर्नलिस्ट उनके साथ जाते थे वो सब जो है सबके टिकट वगैरह वो करते थे, होटल स्टे सब कुछ। ठीक है, ट्रैवल एजेंट का काम है। लेकिन पता चला इस ट्रैवल एजेंट को टीएमसी ने एक मोटा रकम जो है उधार दिए थे। ठीक है, अब टीएमसी उधार दिया मतलब अगर टीएमसी मान लीजिए 200 करोड़ उधार दिए है तो टीएमसी का बुक्स में तो एंट्री होनी चाहिए 200 करोड़ कहां से आया। वो जब ये लोग छानबीन किए तो पता चला केमैन आइलैंड करके एक जगह है और ये जिसको टैक्स हेवन माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ये 2 नंबर के कंपनी खुली जाती है अनरजिस्टर्ड, और वहां से पैसा जो है गलत रूट से, हवाला रूट से ये साइफनिंग करके आता है। तो वैसे कंपनी केमैन आइलैंड की कंपनी 200 करोड़ के लगभग करीब इनको लोन दिए थे। मैडम, आप 1 लाख का लोन लेने जाओगे कहीं से बैंक से तो आपको कम से कम 80,000 का मॉर्गेज देनी पड़ती है या कोलैटरल कुछ आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, एटलीस्ट 80% जो लोन अमाउंट आपने अप्लाई किए। ठीक है, इसको कहते हैं सिक्योर्ड लोन, मतलब बैंक आपसे कुछ कागज रखते हैं एसेट्स के, उसके अगेंस्ट में आपको लोन देती है। दूसरी होता है अनसिक्योर्ड लोन्स, मतलब आपने लोन मांगा, उदय बनर्जी ने आपको दे दिया ना, उदय बनर्जी मांगे आपसे कोई कागज ना आपको आपने दिए, लेकिन उदय बनर्जी जो लोन दिए तो उदय बनर्जी के अकाउंट में कहां से पैसा आया? मैं बड़े सिंपल तरीके से बता देता हूं। जी बिल्कुल। तो उदय बनर्जी को तो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, जब मुझे 1 लाख रुपया कहां से मिला जो हम मैडम को मैंने लोन दिए, और अनसिक्योर्ड लोन जिसके केस में मैडम से हमने कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं जमा किए मांगे, कोई कागज कोई दस्तावेज
कोई कुछ जरूरत नहीं है। वैसे ही एक सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन ये केमन आइलैंड की कंपनी शेल कंपनी जो इनको दिए हैं, टीएमसी के अकाउंट में आए थे और टीएमसी उस पैसा को ये ट्रैवल एजेंट को दिए। अब पता चला है टीएमसी ट्रैवल एजेंट उनकी इस पैसे से क्या किए, उनके इस पैसे से एक हेलीकॉप्टर खरीदे और एक जेट खरीदे, प्लेन। हेलीकॉप्टर जो है आपको पुराना एक नाम याद आ जाएगा, उसका नाम लूंगा तो आपको पुराना एक केस पता चल जाएगा। अगस्ता वेटलैंड का एक हेलीकॉप्टर, आपको मालूम होगा अगस्ता वेटलैंड हेलीकॉप्टर चॉपर स्कैम, जिसमें सोनिया गांधी और सारे ये लोग जो है नाम आए थे। तो उसी कंपनी का एक हेलीकॉप्टर इन्होंने भी लिया, बहुत बढ़िया। और साथ में ब्राजील का एक जेट, एक कंपनी का जेट इन्होंने खरीदा अपने वीआईपी के लिए और वीवीआई के लिए, रादर जो ये लोग आते जाते हैं, बड़े व्यस्त राजनीतिक है, इनको दिल्ली जाना पड़ता है, कई इलेक्शन कैंपेन है, तो लिए। अब ये कंपनी तो खरीद तो लिए, अब पता चला ये कंपनी से किराए पे लेते थे तृणमूल। मतलब मैंने लोन दिया, आपने गाड़ी खरीदे, फिर उस गाड़ी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और आपको हम पैसा दे रहा हूं। तो आप हो गए तृणमूल, मैं हो गया वो ट्रैवल एजेंट। तो आपको मैंने दिए उधार, प्लेन खरीदे और फिर प्लेन को आप ही को हम देते इस्तेमाल करने, और उसके सारे किराया जो है तृणमूल के अकाउंट से जा रहे हैं। एक साल में क्या धांधलीबाजी चल रही थी देखिए। और उदय सर, हम बात करेंगे जो बंगाल कांड हुआ है, बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन आज तो एक और बड़ा जिसे कहें कि झटका लग गया है ममता बनर्जी को। इनके जो राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने, चलिए वो वीडियो देख लेते हैं हम लोग। ममता बनर्जी तो कह रही होंगी कि बिछड़े सब बारी बारी। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एक बड़ा झटका है दादा। इस झटके से पहले मैं एक लाइन में अगले जो हम बात कर रहे थे, अभिषेक बनर्जी का एक साल में 140 करोड़ का हवाई जहाज का बिल आया। अब समझ लीजिए। अब आता है इस चीज जो आज जो योगदान हुआ। एक चीज मैं बता देता हूं, इनमें तीन में से एक नाम तो काफी हेवी वेट है, सुष्मिता देव, जो आसाम से आती है। ये पहले कांग्रेस का प्रभारी थे, फिर इन्होंने तृणमूल ज्वाइन किए और तृणमूल के प्रभारी बने आसाम का। और ये संतोष मोहन देव, पुराने जो कांग्रेस का हेवी वेट नेता, उनकी बेटी है। तो इनके एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। दूसरा जो सुखेंदु शेखर रॉय, ये आता है एक क्या कहते हैं आपको, एक विप्लवी फैमिली से, जो रेवोल्यूशनरी फैमिली है। इनका काफी एरिस्टोक्रेट फैमिली से आता है और कई साल जो है राजनीति से ही जुड़े हुए हैं। पहले कांग्रेस की राजनीति करते थे, उसके बाद आए। और तीसरे जो है प्रकाश सिंह बाराइक, ये राजवंशी समुदाय के हैं और खास करके नॉर्थ बंगाल से जो आते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इन लोगों को सारे फाइल जो है वो अमित शाह जी ने खुद अपना टेबल पे देखे। क्या इनके नाम पे तो कोई पैसा, कोई घोटाला तो नहीं है? इनका पॉलिटिकल कैरियर कैसे है, इनका एक्सेप्टेंस, जनता के बीच इनका क्या छवि है,
लोग कैसे जानते हैं ये जो जिस क्षेत्र से आते हैं उनका क्या रेपुटेशन का है। तो ये सब जांच करने के बाद इनको लिया गया। अब सवाल उठता है तो तृणमूल के सारे इन लोगों को ऐसे क्या सब लोग आएंगे एक एक करके? ऐसी बात नहीं है मैडम। देखिए कुछ एक होता है एक राज्य के नजरियत में देखनी, एक होता है पूरा देश का नजरियत में देखना। सबको मालूम है इस मानसून सत्र में दो चार काफी बड़े बिल आने वाले हैं। एक तो है डिलिमिटेशन वाले बिल, जिसमें आज के दिन में एवरेज 7 विधानसभा विधायक को लेकर के 1 लोकसभा या सांसद के ये होते हैं। तो इसको शायद क्योंकि हमारा इसके बीच इस दौरान के बीच पॉपुलेशन भी बड़ी है और सेवा भी देने का मौका मिलना चाहिए सबको। तो जितना बड़ा क्षेत्र होता है वहां पे पैसा को जो है डाइवर्ट करना उतना सही तरीके से काम या डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं चलते हैं मैडम। ये सिर्फ राजनीति के मामले में मत देखना चाहिए आईने से, इसको देखनी चाहिए पूरा देश के डेवलपमेंट के हिसाब से। तो इन्होंने क्या करने वाला है, पर संसद अभी देखिए 4 विधायक के आसन, इसका मतलब संसद के नंबर बढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट में। ये बहुत बड़ा बिल है और इस बिल के लिए बीजेपी को 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ये कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट वही होता है जो एग्जिस्टिंग बिल के ऊपर अगर कुछ आप संशोधन लाते हैं तो उसका अमेंडमेंट कहते हैं। जो यूजुअली वॉइस वोट या अगर वोटिंग भी होता है उसमें मेजोरिटी जो है वो जीत जाते हैं, उस अमेंडमेंट को पास हो जाता है। लेकिन बिल के मतलब हुआ एक लॉ। तो जब लॉ बनाना है तो उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए रूलिंग पार्टी को, अब 2/3 मेजोरिटी बीजेपी के पास है नहीं। तो ये लोग सारे लोग, ये तो क्लियर हो गया दादा कि इस बार लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी बिल पास होंगे और मतलब कहिए कि बहुत बल्ले बल्ले होने वाली है। बिल्कुल। और बड़े बड़े बिल, जैसे एक तो डिलिमिटेशन मैंने बताया, दूसरे देखिएगा वुमेन रिजर्वेशन बिल। ये मोदी जी का संकल्प है। पहले हम लोग कहते हैं, मैंने आज एक लेक्चर में बता रहा था, पहले हम करते थे महिला को जो उनको मौका देनी चाहिए, अभी हो रहा है महिला को विकसित भारत में भागीदार होने के बाद। तो इसलिए महिला रिजर्वेशन बिल बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और वो होगा तो आप सोचिए पंचायत से लेकर के संसद तक 30% रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन महिला को मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी भागीदारी रहेगी महिला को। और तीसरे इंपॉर्टेंट बिल जो आने वाले हैं इस सत्र में, मैंने डिलिमिटेशन बताया, महिला बताया, एनआरसी को लेकर के नोटिफिकेशन आएगा जो जरूरी है। और ये नोटिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे राज्य में 2027, 28 में इलेक्शन में जाने वाले हैं और हमारे भाई बंधु लोग जो लोग अपने चेहरा छुपा के इतने साल से मजा ले रहे थे, लाभार्थी बन के बैठे हुए थे हमारे देश के, खाते पीते हैं और गुन गाते हैं और झंडा फहराते हैं हमारे पड़ोसी का, दोनों तरफ के पड़ोसियों का। तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इन लोगों को अच्छे तरीके से सही सलामत अपने देश में भेजा जाएगा। और उदय जी, कल हमने एक वीडियो सुना था, आपको याद होगा, मैं जरा दर्शकों को दोबारा दिखाना चाहूंगी इसलिए कि ये पता चले कि प्रचुर महिला এসেছিলেন, সন্দেহ হয়েছে অনেকে উঠেও পড়েছেন। রেকর্ড করে রাখুন রাজ্যের বিরোধী দলের নেতার কথা, বিজেপি এলে এই ধর্ষকদেরকে কোর্টে পাঠাবো না, সকালে জমা নেব, বিকালে খরচ করব। যোগী আদিত্যনাথ হেমন্ত বিশ্ব শর্মার দেখানো পথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলুন। तो उदय जी, अब इसमें एक और बड़ा काम हो गया है। ये जिस मसले पर बोल रहे हैं, बंगाल सीआईडी करेगी इस पूरे
केस की जांच, है ना? और इस पर मैडम जी, बोलिए आप। प्लीज कैरी हाँ, ऑन। ओके मैडम। मैडम देखिए, नाबालिग के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसके जो आरोपी है सबको हिरासत में लेना, फिर एक आदमी जो है भागने की कोशिश किया जब जांच चल रहा था, जहां पे प्लेस ऑफ ऑकरेंस जहां पे थी क्राइम सीन से, और पुलिस का रिवॉल्वर लेकर के उसने फायरिंग किया, फिर काउंटर फायरिंग में वो मारा गया। ये तो कल तक के चैप्टर, इसको एक हिस्सा है इन्वेस्टिगेशन का। दूसरा हिस्सा है मैडम, जो कोई भी चैनल डिस्कस नहीं कर रहे। देखिए, उस लड़की के बारे में, दुष्कर्म के बारे में जब जनता को या आम आदमी को पता चला तो एक साथ बहुत चित हो गया 3-4 घंटे के अंदर। जी। और उसमें सबसे ज्यादा भयंकर चीज जो हुई, एक मतलब एक लड़का को जिसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, ठीक है, एक हिंदू लड़का इंद्रजीत मंडल को पकड़ के, 22 साल के लड़का, उसको जिंदा मॉब लिंचिंग का केस। और नया कानून के मुताबिक मॉब लिंचिंग में जो कोई मारा जाता है, उनका आरोपी पे वही 302 की चार्जेस लगती है, मतलब मर्डर चार्ज लगती है। उसके बाद तो क्या क्या हुआ कल भी हमने बताया, जो रेलवे लाइन को ब्लॉक करना, फिर पुलिस के गाड़ी पे पथराव करना, जला देना, पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी करना, मतलब जो जो होता है। और उसके बाद ये भी हुई, वहां पे काफी चुन चुन के कुछ घर जलाया गया था, खास करके जो जिनको इन्होंने पहले आरएसएस बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जिनको इन्होंने दाग दिए थे, यही मूल आरोपी है, वो अभी पुलिस प्रोटेक्शन में है मैडम। उनका घर वर सब जला दिए। बल्कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का कहना है, ये मुझे मेरा कहना नहीं है, ये रिपोर्ट मैं बता रहा हूं, कह रहे हैं ये लड़का इनोसेंट था। और इन्होंने जो है प्रभास मंडल, जिनको कल जिनको मृत्यु हो गई थी गोली से, उनको उन्होंने ही पकड़ के ले गए थे। एक ये हुई, जो वो तो उसका पूरा फैमिली अभी फिलहाल पुलिस स्टेशन का प्रोटेक्शन, पुलिस में प्रोटेक्शन में है। लेकिन इंद्रजीत मंडल का चीज जो है बहुत ही दर्दनाक है। इनके ऊपर कोई ह्यूमन राइट्स नहीं बोलता है, किसी को सुनाई नहीं देगा। उसको वो लड़का, उसके जैसे उसके पिताजी बोल रहे हैं, वो लड़का सो रहा था घर पे, उसको घर से बुलाया गया करीब 50-60 लोगों ने, और फिर लेकर के उसको ऊपर ऐसा बरबराते से उसको पीटा जिससे उसकी जान चली गई। अब ये सेकंड पार्ट के इन्वेस्टिगेशंस के चलते मैडम करीब 30, पहले दिन 35-40 करीब अरेस्ट हुई है। पहले दिन रात को 20 अरेस्ट हुए थे, परसों, कल रात को 15 हुई थी, तो 35 और कुछ मिला के करीब 40 आरोपी अभी पुलिस की हिरासत में है। और इन लोगों को हिरासत में लिया एक एक को आइडेंटिफाई करके, क्योंकि इनकी तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेशी होती है, तो कोर्ट को भी एविडेंस दिखाना पड़ता है जो क्यों आपने अरेस्ट किया। तो सारे पुलिस दिखाए एविडेंस, देखिए ये हमारे पास एविडेंस है, सीसीटीवी इमेज, डिजिटल एविडेंस, इनके टावर लोकेशन, ये सारे दिखा है। देखिए ये लोग सब उस जनता के बीच ये लोग थे और ये लोग किए, और हमारे पास ऐसा फुटेज है जिससे इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। शुभेंदु जी ने कितना नंबर बताया था? 200। शुभेंदु जी ने ये भी बताया था इस 200 में कुछ पॉलिटिशियन भी है, कुछ यूट्यूबर भी है, और कुछ एक जिहादी टाइप का जो है एलिमेंट ये भी है। तो ये सारे जो है अभी उसी में आ जाता है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, हमारे पास जो खबर है, इस 40 में से 4 जो मूल अभियुक्त है, 4 को आइडेंटिफाई किया, जिन्होंने इस लड़का को बेरहमी से पिटाई किए थे, जिसके चलते इनका जान चली गई। इसका आगे आगे देखिए मैडम और खुलासा होगी, और ये खुलासा होगी जैसे ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्राइम जैसे होता है ना, प्लान करके, वैसे ही हुआ था। ये 40 आदमी कुछ वहां पे बारुईपुर का नहीं है, कुछ नजदीक इलाका मोगराहाट का है, कुछ कुलतोली का है, सब
एडजॉइनिंग एरियाज, वहां से लोग को इकट्ठा करा किया गया भीड़, और फिर ये सब कांड कराया गया। ये आएगा, सामने आएगा धीरे धीरे सब मैडम। बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपने बहुत बड़ी बात की है उदय सर। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अपने ही कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा है, वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और उसने एक सियासी हलचल तेज कर दी है। जिस तरीके से ये कालीघाट में इनकी रैली हुई थी, अब आप देखिए रैली किस चीज़ को लेके हुई थी। उस मामले में अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है, सीआईडी की एंट्री हो गई है, तो नतीजा तो कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा इसमें से। और फिर हमने सुना है, अभी मेरे दर्शकों को भी ये सुनवाया था वीडियो कि किस तरीके से शुभेंदु का गुस्सा है, तो वो इस मामले में किसी को बख्शेंगे नहीं। आपने उदय सर मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए आपने समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने इस तमाम मुद्दे पे विस्तार से जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।